हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के एक प्रमुख सोपान के रूप में आज हम बात करेंगे छायावाद की। हिंदी साहित्य इतिहास में सन 1918 से 1938 तक के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इससे पूर्व द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता यानी विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमय, रहस्यपरक, सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में होने लगी, जिसे छायावाद के नाम से जाना गया। प्रारंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया या अर्थ कहीं और पड़ता था, परंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। अब हम बात करेंगे छायावाद की परिभाषा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। महादेवी वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है, मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छायावाद उपयुक्त ही था। एक अन्य स्थान पर वो छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखती है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद के नाम से एक आलोचनात्मक निबंध 1920 में प्रकाशित करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुकुटधर पांडे को हिंदी में छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। पांडे जी ने छायावाद की परिभाषा इस प्रकार दी है, मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती थी कि जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की संक्षिप्त परिभाषा दी है। वे लिखते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है। साहित्य के संदर्भ में स्थूल है घटनाएं और आदर्शवादी काव्य, जबकि सूक्ष्म है कल्पनाएं, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता। तो छायावाद में घटनाओं की अपेक्षा भावों की प्रधानता थी, वर्णन की अपेक्षा संकेत की प्रधानता थी और अभिधा शक्ति की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता रही। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद को मस्टिसिज्म या रहस्यवाद का पर्याय मानकर लिखा है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। रामचंद्र शुक्ल छायावाद के बारे में कहते हैं, छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। जयशंकर प्रसाद ने छाया का अर्थ कांति मानकर इस कविता में, कांति यानी चमक यानी सौंदर्य, तो प्रसाद जी कहते हैं इस कविता में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान आदि विशेषताएं शामिल हैं। आचार्य शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में माना। पहला है रहस्यवाद के अर्थ में। ये अर्थ काव्य की विषय वस्तु से संबंधित है। इसके अनुसार अनंत अज्ञात प्रिय को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में विविध प्रकार से प्रेम की व्यंजना करना छायावाद है। छायावाद का दूसरा अर्थ उन्होंने काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में माना। इस अर्थ में
हम छायावाद को प्रतीकवाद या सिंबलिज्म भी कह सकते हैं। अब बात करें छायावाद की शुरुआत, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसाई संतों के फैंटस्माटा या छायाभास शब्द से संबंधित छायावाद शब्द है, और रविंद्रनाथ की कविता से प्रभावित छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय सांस्कृतिक और दार्शनिक चिंतन पर पाश्चात्य रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद का प्रभाव माना। वस्तुतः ये काव्य पश्चिम के कई कवियों जैसे कीथ, शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ आदि से प्रभावित है। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि छायावाद में एक तरफ जहाँ पश्चिम का रोमांटिसिज्म है, वहीं मस्टिसिज्म भी है। रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद, मस्टिसिज्म का अर्थ है रहस्यवाद। साथ ही साथ इसमें भारतीय संस्कृति और दर्शन के तत्व भी अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद आदि के रूप में मिलते हैं। छायावाद के प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण रहस्यवादी प्रवृत्ति। छायावाद में एक सांकेतिकता है, एक रहस्य का भाव है। दूसरी विशेषता प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का स्वच्छंद निरूपण। तीसरा लक्षण है स्वानुभूति की प्रधानता और व्यक्तिवाद की साहित्यिक प्रतिष्ठा। स्वानुभूति यानी खुद की अनुभूति। कवि ने खुद ने जो महसूस किया, उन्हीं अनुभूतियों को अपने काव्य में स्थान दिया। अगला लक्षण है स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म भावाभिव्यंजना। यहाँ संकेतों की प्रधानता है। पांचवां लक्षण अभिव्यंजना पद्धति यानी भाषा शैली और शिल्प में नवीनता और गीतात्मकता। मधुर कल्पनाओं की प्रधानता, प्रकृति का मानवीकरण और वर्तमान से असंतुष्ट रहना और अतीत के प्रति आकर्षण, ये सब छायावाद के प्रमुख लक्षण हैं। छायावाद का आरंभ कहाँ से माने। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से छायावाद की शुरुआत मानी है। रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि हिंदी काव्यधारा में स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म का प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं और छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत और इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। डॉक्टर नगेंद्र इस बारे में व्यापक मत रखते हैं। उन्होंने छायावाद की शुरुआती रचनाओं का परिचय दिया है। वे कहते हैं 1916 में प्रकाशित जूही की कली, जिसके लेखक निराला थे। 1918 में प्रसाद के झरना संग्रह की कुछ कविताएं, और 1918 में ही पल्लव संग्रह जो बाद में 1928 में प्रकाशित हुआ, लेकिन उस काव्य संग्रह की कुछ रचनाएं 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी, जिनके लेखक सुमित्रानंदन पंत थे। पंत जी द्वारा ही 1920 में उच्छ्वास और ग्रंथि काव्य संकलन का प्रकाशन हुआ। सन 1935 में जयशंकर प्रसाद की कामायनी में छायावाद अपने चरम पर पहुंच गया। निराला की गीतिका सन 1936, तुलसीदास सन 1938 और महादेवी के सांध्य गीत सन 1936, पंत के युगांत 1936 आदि छायावाद की अंतिम महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है। इसलिए छायावाद की समय सीमा को सन 1918 से 1936 के बीच माना जा सकता है। छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग की स्थूलता और इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया में हिंदी काव्य में सूक्ष्म भावाभिव्यंजक काव्यधारा का प्रवर्तन हुआ, जिसे छायावादी काव्य कहा गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता स्वच्छंद भावाभिव्यंजना, स्वच्छंद आत्माभिव्यंजना। अपने मन के भावों को
बंधन रहित होकर व्यक्त करना, ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। महाप्राण निराला ने जूही की कली में सर्वप्रथम कविता को नैतिकता, उपदेशात्मकता और छंद के बंधनों से मुक्त कर नई दिशा प्रदान की। महादेवी वर्मा लिखती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, और निराला लिखते हैं, दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। इन पंक्तियों में कवि के स्वानुभूत जीवन सत्य की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कवि ने जो भोगा, जो महसूस किया, उसको अपने काव्य में अभिव्यक्त किया, और ये प्रवृत्ति छायावाद के अधिकांश कवियों में पाई जाती है। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है सौंदर्य चित्रण। मानव और प्रकृति के सूक्ष्म, उदात्त और आंतरिक सौंदर्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में कल्पना और वायवीयता, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भाव हैं, उन भावों के आधार पर सौंदर्य को प्रस्तुत किया गया है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी में श्रद्धा का अशरीरी सौंदर्य। प्रसाद जी लिखते हैं, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। अगली प्रवृत्ति है प्रेम, श्रृंगार और वेदना की विवृत्ति। सूक्ष्म अशरीरी प्रणय में संयोग के मादक क्षणों के साथ विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति पाठक के चित्त को द्रवीभूत करने में सर्वथा सक्षम है। महादेवी वर्मा अपनी एक कविता में अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए लिखती है, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। अगली प्रमुख प्रवृत्ति है नारी भावना। जयशंकर प्रसाद कामायनी में कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इसके साथ ही वे कहते हैं, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। इस तरह की पंक्तियाँ नारी के व्यक्तित्व में उदात्त महान मानवीय गुणों का समावेश कर उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में देवी, माँ, सहचरी और प्राण जैसे उच्च पद पर स्थापित करती है। अगली प्रवृत्ति प्रकृति का चित्रण। प्रकृति के कोमल, मधुर, बहुरंगी रूपों का आलंबन, उद्दीपन, संवेदनात्मक और मानवीकरण शैली में अंकन कर प्रकृति को मानव की जीवनी शक्ति के रूप में अभिव्यक्त करना छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। सुमित्रानंदन पंत नौका विहार में गंगा का वर्णन करते हुए उसका मानवीकरण करते हुए लिखते हैं, शेकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। रहस्य भावना। पश्चिम के फैंटस्माटा, मिस्टिसिज्म और भारतीय अद्वैतवाद और सर्वात्मवाद के समन्वय से प्रकृति और सृष्टि के प्रत्येक कण में परमात्मा की छवि देखना छायावाद में रहस्यवाद का अनिवार्य समावेश करता है। छायावादी कवि किसी अज्ञात परम सत्ता की ओर इशारा करते हुए लिखते हैं, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। इसी तरह कामायनी में आदि पुरुष मनु जल प्रलय को देखते हैं, हिमालय के उच्च पर्वत पर बैठे हुए हैं। एक तरफ उनके सामने बर्फ़ के पर्वत हैं, दूसरी तरफ नीचे बाढ़ का पानी फैला हुआ है। पानी और बर्फ़ को देखते हुए वे विचार करते हैं कि ये क्या है, और कवि लिखता है, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व ही की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। हिम यानी बर्फ और पानी एक ही तत्व का अलग अलग रूप है। इसी तरह कवि
आत्मा और परमात्मा के संबंध को संकेत रूप में अभिव्यक्त करता है। अगली प्रवृत्ति है सांस्कृतिक गौरव और मानवतावाद। आर्य संस्कृति के महान गुणों का निरूपण करते हुए अतीत के सांस्कृतिक गौरव का पुनराख्यान कर, उसको दोहरा कर स्नेह, समानता, विश्व बंधुत्व आदि के माध्यम से लोक कल्याण की भावनाओं को कवि ने व्यक्त किया है। कामायनी में लेखक लिखते हैं, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत करके जग को सुखी बनाओ। इसी तरह जयशंकर प्रसाद अपने गीत में लिखते हैं, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की महानता का वर्णन किया गया है। अगली विशेषता है शैलीगत नवीनता। खड़ी बोली के खड़ेपन को दूर कर कोमलकांत पदावली से युक्त चित्रात्मक, लाक्षणिक, प्रतीकात्मक, तत्सम प्रदान, माधुर्य और प्रसाद गुण व्यंजक भाषा में प्रबंध काव्य जैसे कामायनी आदि के साथ मुक्तक प्रगीतों की रचना हुई। मुक्त छंद और आंसू आदि नवीन छंदों की उद्भावना कर नवीन बिंब प्रतीकों में उपमा, रूपक आदि परंपरागत अलंकारों के साथ विशेषण, विपर्यय, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना आदि नवीन अलंकारों का भावानुकूल प्रयोग छायावादी काव्य को सुंदर रूप प्रदान करता है, उसे कालजयी बनाता है। वस्तुतः भक्ति काल को अगर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आधुनिक साहित्य का स्वर्ण युग निश्चित रूप से हमें छायावाद को मानना पड़ेगा। कल हम बात करेंगे छायावाद के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में।